Chapter 11 अंश और नाव्य. हेलो हैंड वेविंग फ्रेंड्स. स्माइल. कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे. स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यूज देना मत भूलना. अब तक विहान का घर. विहान सुबह सुबह ही घर से निकल गया था. रूम में रीना को अब होश आ गया था, जो विहान की जबरदस्ती से बेहोश हो गई थी. रीना उठाकर वॉशरूम जाने लगती है पर उससे चला भी नहीं जा रहा था. उसके पैरों के बीच बहुत दर्द हो रहा था जिसकी वजह से उसके पैर कांप रहे थे. उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा था. वो जैसे तैसे करके वॉशरूम के अंदर गई और बैथटब में गर्म पानी भरकर उसमें बैठ गई. गर्म पानी जब उसके शरीर को भिगोने लगा, तब उसे थोड़ा आराम मिलने लगा. असर मेंशन. अंश नाव्य को जूस पिलाकर उसे एक मेडिसिन खाने को देता है, जिसे नाव्य खाने से मना कर देती है. अब आगे. नाव्य अंश की गोद से उठाकर उससे दूर जाकर खड़ी हो गई. अंश सोफे पर बैठे हुए ही बोला, बच्चा ये मेडिसिन ले लो, तुम बहुत वीक हो बच्चा. पर नाव्य अंश की एक बात भी नहीं सुनती है. अंश नाव्य को अपने पास बुलाता है, पर नाव्य नहीं जाती है. अंत में अंश सोफे से खड़ा होकर नाव्य की तरफ बढ़ता. नाव्य अंश को अपनी तरफ आता देख वहां से डाइनिंग टेबल की तरफ भाग जाती है. नाव्य से बचकर भागते हुए बच्चों की तरफ खिलखिलाकर हंस रही थी. नाव्य अंश से बचने के लिए पूरे हॉल में दौड़ रही थी. उसकी हंसी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी. आज पहली बार अंश के घर में इतनी चहल पहल थी. सारा भी कभी इतना खुलकर घर में नहीं दौड़ती थी जितना नाव्य दौड़ रही थी. नाव्य तो दौड़ ही रही थी, साथ में अंश को भी अपने पीछे भगा रही थी. नाव्य और अंश अपने ही धुन में पूरे हॉल में इधर उधर भाग रहे थे. सारे सर्वेंट भी हॉल में एक साइड में आकर खड़े हो जाते हैं. आज सभी ने पहली बार अंश को इस तरह हंसते देखा था. नहीं तो अंश का चेहरा हमेशा डरावना ही लगता था, पर आज अंश कुछ अलग लग रहा था. उसकी इस बदले हुए रूप का कारण नाव्य थी. नाव्य भी अंश को परेशान करने में इतनी बिजी हो गई थी कि कल का उसे कुछ भी याद नहीं रहा. अंश और नाव्य पूरे घर में इधर उधर भाग ही रहे थे कि वहां कबीर आता है. कबीर, भाई आप कहाँ बिजी है जो कल से मेरा. कबीर इतना ही बोल पाता कि सामने का नजारा देख इसकी आंखें बड़ी हो गई. कबीर कंफर्म करने के लिए अपनी आंखें बंद करके फिर खोलता है. उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था. कबीर सबसे ज्यादा तो इस बात पर हैरान था कि नाव्य उसके भाई को अपने पीछे भगा रही है, और उसका भाई भाग भी रहा है. जिस अंश सिंह राजपूत से पूरी दुनिया डरती है, नाव्य उसे अपने पीछे भगा रही है. कबीर मन में, मानना पड़ेगा नाव्य बहुत डेयरिंग है, और भाई इससे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो नाव्य के साथ इतने खुश हैं. कबीर एक नज़र सारे सर्वेंट पर डालता है जो नाव्य और अंश को देखने में बिजी थे. कबीर चलकर हॉल में जाता है. नाव्य कबीर को देख भाग कर जाती है और उसके पीछे छुप जाती है. अंश कबीर को वहां देख रुक जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ कोई काम है? कबीर, भाई आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं यहाँ खरगोश के बारे में ही आपसे पूछने आया था, पर यहाँ आया तो यहाँ कोई और ही नज़ारा देखने को मिला. कबीर की बातें सुन अब अंश को होश आता है कि वो अभी नाव्य के पीछ पीछ बच्चों की तरह भाग रहा था. अंश एक नज़र कबीर को देखता है, फिर अपनी नज़रें हॉल के चारों तरफ घुमाता है, जिसे देख सारे सर्वेंट तुरंत वहां से भाग जाते हैं, जैसे अगर नहीं भागे तो उनका मरना तय है. उन सारे सर्वेंट के जाने के बाद अंश नाव्य को देखता है जो अब भी कबीर के पीछे छिपी थी. अंश, बच्चा अब बहुत भाग लिया तुमने, अब चलो जल्दी से ये मेडिसिन ले लो, फिर हम ब्रेकफास्ट करने चलेंगे. नाव्य कबीर के पीछे से ही बोलती है, हमें ये नहीं खाना, इसका टेस्ट बहुत गंदा होता है. नाव्य की बात सुन अंश घूरकर नाव्य को देखता है, जिससे नाव्य डर जाती है और पीछे से कबीर की शर्ट को पकड़ लेती है. कबीर को जब ये एहसास होता है कि नाव्य ने उसकी शर्ट को पकड़ लिया है तो वह समझ जाता है अंश के इस तरह घूरने से नाव्य डर रही है. कबीर, भाई आप खरगोश को डरा रहे हैं, उसे घूरना बंद कीजिए. आपके इस तरह घूरने से खरगोश डर रही है. अंश नाव्य को घूरना बंद कर देता है. वो उसे डराना नहीं चाहता था. अंश, बच्चा चलो जल्दी से ये मेडिसिन ले और ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें भूख लगी है.
नाव्या मासूमियत से हाँ मैं अपना सर हिला देती है, पर डाइनिंग एरिया में जाने लगती है। अंश उसे बीच में ही पकड़ लेता है। उसे पता था जो अभी दावा के नाम पर इधर उधर भाग रही थी वो इतनी आसानी से हाँ बोलेगी ये अंश को हजम नहीं हुआ। उसे पता था नाव्या भागेगी जरूर, इसलिए वो पहले से ही सतर्क था। अंश थोड़ा नाराज होते हुए, बच्चा। नाव्या एकदम मासूम सी शकल बनाकर अंश की ओर पलट कर देखती है। अंश तो मानो एक पल के लिए पिघल ही गया था नाव्या को देख। कबीर जो साइड में खड़ा कब से अंश और नाव्या को देख रहा था, वो नाव्या को एक मेडिसिन के लिए इतना मासूम चेहरा बनाते देख जोर जोर से हंसने लगता है। कबीर हंसते हुए, भाई खरगोश नहीं खाएगी, आप देख नहीं रहे हो खरगोश कैसे अपनी मासूम चेहरे और बड़ी बड़ी आंखों से आपको देख रही है। नाव्या की लाख कोशिश के बाद अंश उसे मेडिसिन खिला ही देता है। नाव्या के मेडिसिन लेने के बाद तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अंश ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। अंश और कबीर दोनों ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे कि अंश रुकता है और नाव्या को अपने पास आने का इशारा करता है। नाव्या अंश के पास चली जाती है। अंश नाव्या को हक करते हुए बोलता है, बच्चा तुम घर पर ही रेस्ट करो, अभी कॉलेज जाने की कोई जरूर है। मैं तुम्हारे लिए सारे क्लासेस घर पर ही रखवा देता हूँ। ओके नाव्या, क्या आप हमारे लिए घर पर क्लासेस रखवाएंगे? अंश बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। नाव्या हैरानी से अंश को देखती है। उसके बाद बोलती है ठीक है तो हम रिया के अपार्टमेंट जाते हैं। अंश उसे टाइट नाव्या को और टाइट हक करते हुए बोलता है, बच्चा तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूर नहीं है, तुम घर पर ही रहोगी। ओके। नाव्या कुछ बोलना चाहती है पर अंश बीच में ही नाव्या को रोक देता है। अंश, बच्चा तुम जाकर अपनी स्टडी करो, हम शाम को मिलते हैं। इतना बोल अंश नाव्या को माथे पर और उसके गालों पर किस करता है और उसे अपनी बाहों से रिलीज कर देता है। कबीर, भाई आपका आज ऑफिस जाने का इरादा है भी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खरगोश को अकेले छोड़कर जाना ही नहीं चाहते? इतना बोल कबीर हंस देता है। कबीर को यूं खुद पर हंसता देख अंश घूर कर कबीर को देखता है। कबीर खुद को घूरता पाकर तुरंत बाहर भाग जाता है। कबीर और अंश दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। टू बी कंटिन्यू। दिल माई लव माई वाइफ। दिल, थैंक योर रीडर्स। स्माइल। लेकिन सर को तो बताना ही पड़ेगा। रोहित ने हिम्मत कर आखिर अंश को बता ही दिया। रोहित, सिर अभी जो लड़की हमारी कार से टकराई वो मिस नाव्या ही है। अंश जैसे ही ये सुनाता है, वो कार से निकलकर भागकर नाव्या के पास जाता है। नाव्या के सामने अपने घुटने पर बैठ उसका सर अपनी गोद में लेकर वो नाव्या के गालों को थपथपा हुए बोलता है, बच्चा अपनी आंखें खोलो, देखो मैं हूँ। बच्चा खोलो ना अपनी आंखें। अंश इस वक्त बहुत डरा हुआ था। नाव्या को इस तरह बेहोश देखकर उसे ये डर सता रहा था कहीं वो नाव्या को खो ना दे। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू रीडर्स। दिल दिल, चैप्टर 12 नाव्या की जगह रीना की शादी। अब आगे। अंश के ऑफिस चले जाने के बाद नव्या भी अपने स्टडी करने बैठ जाते हैं। इस पेज नव्या के साथ जो भी हुआ था अभी भूल चुकी थी और अंशु से इन सब दूर ही रखता था। वह कुछ भी ऐसी चीज नहीं करता या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो नव्या को हट कर सके नव्या के आसपास नहीं आने देता था। इधर घर के सर्वेंट जब से नव्या आई थी वह सभी नव्या से मिलना चाहते थे पर नव्या थी कि नीचे आती ही नहीं थी। नव्या को अंश के घर में सिवाय अंश और कबीर इन दोनों के अलावा किसी को नहीं जानते थे, इसलिए उसे अंश के घर में जितने भी सर्वेंट थे उन सब से नव्या को डर लगता था। और अंश के घर में कोई ऐसी थी भी नहीं जिससे नव्या बातें कर सके। वह पूरे दिन ही अपने कमरे में ही रहते थे और जितनी भी बदमाशियां उसके होती थी वह कमरे में ही होती थी। पर अंश के आने से पहले नव्या पूरे कमरे को साफ भी कर देती थी ताकि अंश को उसकी शैतानियों के बारे में पता ना चले। नव्या भी कमरे में बैठे हुए थे कि नव्या के कमरे के दरवाजे पर को नॉक करने की आवाज से नव्या के कानों में, जिसे सुनकर नव्या पहले तो चौंक जाते हैं पर फिर वह अपने चेयर से उठकर अपने पेंसिल को वहीं पर रखकर जाकर कमरे के दरवाजे को खोलती है। दरवाजा खुलते हैं उसके सामने एक सर्वेंट खड़ी थी। नव्या और सर्वेंट को अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से बहुत ही गौर से देख रहे थे। वही नव्या को इस तरह से खुद को देखता पाकर वह सर्वेंट खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। नव्या बिल्कुल किसी चबी डॉल की तरह लग रही थी और नव्या की बनने के लिए आंखें जो कि बहुत ही क्यूट थी। नव्या उनकी तरफ देखते हुए धीरे से उसे सर्वेंट से पूछता,
है क्या आप यहाँ नव्या से मिलने आए हो? नव्या के बात सुनकर उसे सर्वेंट को समझ नहीं आएगा क्या जवाब दे, क्योंकि असलियत में तो वह नव्या की रूम की सफाई करने आई थी। पर अंश ने सबसे ये भी कहा था कि कोई भी नव्या को डिस्टर्ब ना करे और वह जब सो रही हो या फिर टीवी देख रहे हो तभी जाकर उसके कमरे की सफाई करके चुपचाप बिना उसे डिस्टर्ब किया बाहर आ जाना। पर जब सर्वेंट नव्या के रूम में उसकी सफाई करने चाहते हैं तो नव्या ने तो पहले ही से ही दरवाजे को बंद करके रखा हुआ था, इसलिए अगर दरवाजे को खटखटाकर दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगती है। हाँ, सर्वेंट में से किसी को भी नव्या का नाम नहीं पता था और ना ही किसी ने ठीक से नव्या को देखा था। उन सब ने नव्या के पास एक झलक देखी थी, वह भी तब जब वह आज की बाहों में सिमटी हुई थी और अंश अगर उसे लेकर नीचे आता भी था तो वह अपने आसपास किसी को भी रहने नहीं देता था। सर्वेंट जब नव्या के मुंह से उसका नाम सुनते हैं तो वह मुस्कुराते हुए अपने सर को हमें दिला देते हैं, उसके यहाँ में सिर हिलाते हैं। नव्या मुस्कुराते हुए तुरंत दरवाजे से हटकर उन्हें अंदर आने की जगह दे देती है। नव्या के इस क्यूट रिएक्शन पर स्मिथ के चेहरे पर भी स्माइल आ जाते और वह मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं। नव्या भी जल्दी जल्दी उनके पीछे पीछे अंदर आती है और अपने बेड पर चढ़कर बैठ जाती है और वह मीत को भी अपने पास बैठने का इशारा करते हैं, पर मैं तुरंत ही अपने सर को ना में हिला देती है। अंश जिसमें सबको नव्या से मिलने को भी मना कर रखा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि नव्या परेशान हो। अगर उसे ये बात पता चल गई कि वह सिर्फ नव्या से मिला मिली ही नहीं बल्कि उसके कमरे में रखकर ना प्यार के साथ उसके पेट पर बैठकर उससे बातें भी करके आई है, तो पता नहीं अंश उसके साथ क्या कर बैठता। अंश के डर से है वह अपने सर को ना मिला दे, पर नव्या का छोटा सा चेहरा उतर जाता है। वह अपने उदास आंखों से अब उसे सीमेंट की तरफ देखती है जो उसके पास आने से मना कर रही थी। नव्या को उसका मन करना भले ही उसकी इंटेंशन गलत ना हो, पर नव्या अभी जिस दौर से गुजर रही थी उसके मन में अब तरह तरह के ख्याल आने लगे थे और नव्या अभी छोटी भी थी, तो इस उम्र में उसके दिमाग में ज्यादा बातें चलने नॉर्मल से बात थे। उसे नेट के मना करने से नव्या की बड़ी बड़ी नीली आंखों में आंसू भर आते हैं और अब वह अपने डब्बाई आंखों से उसे मेट की तरफ देख रही थी। नव्या को रोता देखो। वह फीमेल सर्वेंट जो इस समय नव्या के कमरे में थी वह बुरी तरह से घबरा चुकी थी। अगर उसके पास को पता चल गया कि उसकी वजह से नव्या रोई है वह तो उसे जिंदा है जमीन में दफन कर देगा, क्योंकि जिस तरह से अंश नव्या को अपनी गोद में लेकर आया था कोई भी बता सकता था कि नव्या अंश के लिए कितनी मायने रखती है, क्योंकि आज तक किसी ने भी अंश के आसपास एक भी लड़की को भटकने नहीं देखा था और यहाँ तो अंश खुद ही नव्या को अपनी गोद में लिए आया था। वह फीमेल सर्वेंट जल्दी से नव्या के पास आती है। वह नव्या को छुट्टी नहीं है पर वहीं बेड के पास नीचे अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों को नव्या से थोड़ी दूरी पर ही रुकते हुए नव्या को शांत करने की कोशिश करने लगती है। वह फीमेल सर्वेंट डरते हुए नव्या के छोटे से चेहरे को देख रही थी तो आप धीरे धीरे लाल होने लगा था। वह दूर से ही नव्या को रोने से रोकने के लिए बोली, मैं प्लीज आप रो यह मत, मेरा फोन टेंशन नहीं था, मैं तो बस यहाँ आपको देखने आए थे, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, हम बस एक बार कंफर्म करना चाहते थे कि आप ठीक है या नहीं, बस इसलिए हम यहाँ आए थे, आप प्लीज रो मत, अगर बॉस को पता चल गया तो वह हमें इसके लिए पनिश करेंगे। और क्या आप चाहते हैं कि पास हमें इसके लिए पनिश करें? उसे फीमेल सर्वेंट की बात सुनकर नव्या अपने लाल होते नाक को धीरे से अपने स्लिप्स में रगड़ते हुए तुरंत अपने सर को नामे दिला देते हैं। नव्या इस समय सच में बहुत क्यूट लग रही थी। वह फीमेल सेवन तो नीचे जाने के बाद सभी को नव्या के बारे में बताने वाली थी और उसके चेहरे पर ही उसके एक्साइटमेंट देखी जा सकती थी। नव्या अपने छोटे से नाक को अपने कपड़े में रखते हुए और भी लाल कर लेती है, जिससे उसकी छोटी सी नाक और भी क्यूट दिख रही थी। वह आप अपनी बड़ी बड़ी टिमटिमाते आंखों से दोबारा उसे फीमेल सर्वेंट की तरफ देखती है जो नीचे घुटनों के बाल बैठे हुए थे और फिर से उसे बेड पर बैठने का इशारा करती है। इस बार फीमेल सर्वेंट नव्या को मनाना करते हुए उसके बाद पर बैठ जाती है, क्योंकि अगर दोबारा से ना प्यार ही तो फिर नव्या को संभाल पाना उसके बस की बात नहीं थी। उसे फीमेल सेवंथ के बेड पर बैठते हैं नव्या खुशी से उसकी तरफ और भी खिसक जाती है और वह मुस्कुराते हुए उसे कुछ कुछ पूछने लगती है, जिसका जवाब वह फीमेल सर्वेंट भी मुस्कुराते हुए नव्या दे रहे थे और अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए नव्या को देख रही थी। नव्या के पूछने पर वह अपना नाम मीना बताती है। इसके बाद नव्या उसे मीना दीदी कहना शुरू कर देते हैं। नव्या के मुंह से सुनकर वह बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कुछ देर तक नव्या से यूं ही बातें करने के बाद वह फीमेल सर्वेंट नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उसे कुछ काम था, वह ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रह सकती थी। और सेवंथ के जाने के बाद नव्या भी मुस्कुराते हुए वापस से अपने स्टडी टेबल पर आकर बैठ जाती है और अपनी स्टडी करने लगती है। टू बी कंटिन्यू।
चैप्टर 13 विहान और रीना की शादी। हेलो हैंड वेविंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। नव्या के कमरे से निकलकर मीना नीचे हॉल में आती है। मीना के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी जिसे देखते हुए वहां काम कर रही एक तो फीमेल सर्वेंट जाकर उसके पास खड़ी हो जाती है, क्योंकि वह अभी अभी नव्या के कमरे से आए थे तो वह सभी नव्या के बारे में ही पूछने के लिए उसके पास गई थी। मीना उन सभी को देखकर ही उनके सवालों को पहचान गई और वह मुस्कुराते हुए उन सबको नव्या के बारे में बताना शुरू करते हैं। वह जैसे जैसे बताते जा रहे थे वहां मौजूद सारे सर्वेंट के चेहरे पर स्माइल आते जा रही थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके बॉस को एक छोटी सी बच्ची से प्यार हुआ है, पर जो भी थी नव्या बेहद क्यूट थी और उन्हें बहुत पसंद आई थी। वह सभी अपने सारे कामों को छोड़कर नव्या की कहानी सुनने मीना के पास बैठ गई थी और मीना उन सबको नव्या के बारे में बता रही थी। काफी देर तक बोलो नव्या के बारे में ही बातें करते रहते हैं। देखते ही देखते हो उन सबको शाम हो जाते हैं, पर नव्या की बातें और उसकी चर्चा अब तक उनके होठों पर थी। वहीं दोपहर में नव्या को लंच देने भी मीना ही गई थी और नव्या उसे समय भी मीना को रोककर उससे बातें करते हैं, क्योंकि नव्या यहाँ अकेली थी तो उसे एक साथी की जरूरत थी जिसे मैं बात कर सके, क्योंकि अंश तो ऑफिस चला जाता था और वह अकेले इस इतने बड़े से घर में बोर हो जाते थे। अंश ने उसकी स्टडी भी ऑनलाइन ही कर देती, क्योंकि वह नव्या को लेकर कोई भी रिस्क अब नहीं लेना चाहता था। पहले ही उसने नव्या को छूट देकर नव्या को इतने बड़े खतरे में डाल दिया था और अब वह वही गलती दोबारा से नहीं करना चाहता था। अंश ने अपने बिल्ला की सिक्योरिटी भी बढ़ा रखी थी ताकि मैं भी अच्छा कर भी घर से बाहर कदम ना रख पाए, क्योंकि नव्या जितने शैतान थी वह उसे छुआ नहीं था और नव्या का कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद पागल से बच्चे कब घर से निकाल कर कहीं चली जाए। माता के अंश जिला में बार बार कॉल करके मीत से पूछता भी रहता था कि नव्या कमरे से बाहर आई है या नहीं। उसके पास नव्या के पल पल की खबर रहती थी। शाम का समय नव्या इस समय हाल में आकर बैठी हुई थी। वह सोफे पर अपने पैरों को मोड़ अपनी टिमटिमाते आंखों से चारों तरफ देख रही थी, पर कोई भी मेड उसके पास रुक नहीं रहा था। सभी अपने कामों में विकसित है। नव्या अपना बुरा समय बनाते हो उन सबको देख रहे थे। सबको अपने कामों में बिजी देख नव्या का छोटा सा चेहरा और भी समय के साथ बुरा होते जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी छोटी सी नाक भी अब लाल होती जा रही थी। तभी उसके कानों में अंश की कार रुकने की आवाज पड़ती है। इस आवाज को सुनते ही नव्या का छोटा सा चेहरा जो अब मुरझाने लगा था, वो अब वापस से खिल गया। नव्या सोफे से लगभग कूदते हुए उतरती है और खाली पैर ही विला से बाहर भागती है। नाव्य को इस तरह से खाली पैर बाहर भागता देख सभी मेड हैरानी से नाव्य की तरफ देखने लगती है और कुछ तो नव्या को रोकने के लिए आवाज भी देती है, पर नव्या किसी की एक नहीं सुनती और भागते हुए विला के एंट्रेंस पर पहुंच जाती है। अंश जो अंदर ही आ रहा था, उसकी नजरें भागकर बाहर आती नव्या पर पड़ चुकी थी। नव्या को इस तरह से भागकर अपनी तरफ आता देख आज अपनी लंबे कदम लेते हुए जल्दी से एंट्रेंस की तरह बढ़ता है, क्योंकि उसकी नजरें नबी के पैरों पर जा चुकी थी और नव्या को खाली पर बाहर की तरफ भागते हुए आता देख उसकी आंखें छोटी हो जाते हैं। अनस्टिचेस से चलते हुए एंट्रेंस के पास पहुंचता है और तुरंत ही नव्या को अपनी गोद में उठा लेता है। नव्या भी अपने छोटे छोटे हाथ को अंश के गले में लपेट दिए। अंश नव्या को अंदर लेकर आते हैं उसे बोला, बच्चा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बिना स्लीपर के नीचे नहीं आ रहा, फर्श ठंडी होती है, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। तुम एक बातें नहीं सुनती हो, अब चलो अपने कमरे में। अंश नाव्य को डांटते हुए उसे लेकर अपने कमरे में आता है और नाव्य को अपने बेड पर बिठा देता है। नाव्य अपना छोटा सा सिर घुमाकर अपनी टिमटिमाती आंखों से अंश के कमरे को देखने लगती है। नाव्य जब भी अंश के कमरे में आती थी वो इसी तरह से अंश के कमरे को बहुत गौर से देखती थी, जो अंश भी नोटिस करता था। अंश नाव्य को अपने बेड पर बिठाकर खुद चेंज करने चला जाता है। उसका छोटा सा चेहरा देखते हुए अंश के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। कुछ देर बाद अंश चेंज कर कमरे में आता है तो कमरे का नजारा देख उसकी आंखों छोटी हो जाती है। उसकी छोटी सी खरगोश उसके बेड पर अपने पेट के बल लेटी हुई थी। उसका चेहरा उसके पिल्लों में छिपा हुआ था। अंश को अपनी खरगोश का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, पर वो अपनी खरगोश की हरकतों को पहचान सकता था कि उसकी ये छोटी सी खरगोश उसके पिल्लों में अपना चेहरा छिपाए क्या कर रही होगी। अंश बेड के पास आता है और बिना नाव्य को आवाज दिए नाव्य को पीछे से ही अपनी गोद में उठा लेता है।
अंश ने अचानक से गोद में उठाने से नाव्या हड़बड़ाते हुए अपने छोटे छोटे पैरों को हिलाने लगती है ताकि अंश उसे छोड़ दे। टू बी कंटिन्यू। थैंक योर रीडर्स। दिल गुलाब। चैप्टर 14 अंश और नाव्या। हेलो हैंड वेविंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आप लोग स्टोरी रीड करें और हमें बताएं ये स्टोरी कैसी है, और रिव्यू देना ना भूले। अब आगे। अंश जब पीछे से नव्या को उठना है तो नव्या को पिलो पड़े हुए थे एक अंश के आगे छोटी हो जाती है और वह अपना वैसे उसे पिल्लों को अलग करने की कोशिश करता है पर नव्या छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, जिसे देख अंश नव्या को थोड़ा सा अपनी गोद में ही तंग करते हुए बेड पर उसे सीधा लिटा देता है। अब नव्या के ऊपर बड़ा सा पिलो था। अंश अपने हाथ को आगे बढ़कर नब्बे से उसे पिल्लों को दूर करने की कोशिश करता है। पहना प्यार जैसे ही महसूस करते हैं कि आंसू उसके ऊपर के पिल्लों को हटाना वापस कर अपने छोटे छोटे हाथों से उसे पिल्लों को दबोच लेती है। अब तो अंश का शक यकीन में बदल चुका था, जरूर नव्या कुछ ऐसा कर चुकी है जिसके बाद वह अब आज से डर रही है कहीं अंश उसे डांटे ना। आज थोड़ा सा जोर लगाते हुए नव्या से उसे पिल्लों को खींचकर दूर कर देता है। आप उसके सामने नव्या दिन जिसका पूरा चेहरा चॉकलेट से गंदा हुआ पड़ा था, साथ ही अंश ने जो पलों को नव्या से दूर फेंका था, अंश उसे पर भी देखा है तो उसे पर भी नव्या के मुंह से चॉकलेट लग चुका था। लगा कि इस ताकत को देखकर अंश अपना सर पकड़ लेता है। अंश आप विश्वास से नव्या की तरफ देखा है जिसने बस थोड़ी ही देर में अपने पूरे चेहरे को गंदा कर लिया था। अंश आगे बढ़कर नव्या को अपनी गोद में उठता है और उसे लेकर बाथरूम में चला जाता। हंस नव्या को डांटना तो चाहता था पर फिर वह खुद को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि नव्या उसकी डांट से बचने के लिए ही उसे पिलो में अपने छोटे से चेहरे को घुसाए हुए थी। हंसना भी आपको बाथरूम में लेकर जाता है, उसे काउंटर पर बिठाकर चावल को गिला करता है और उसे नव्या के छोटे से चेहरे को क्लीन गया था। नव्या बस अपने नीली नीली बड़ी बड़ी आंखों से अंश को ही देख रहे थे। अंश को कुछ ना बोलना देखा आप नव्या के चेहरे पर धीरे धीरे स्माइल आने लगी थी। अंश पर्सनल भैया को देखते हुए अपना सहारा जा रहा था क्योंकि इस लड़की का वो कुछ भी नहीं कर सकता। दिल के हाथों मजबूर अंश का पूरा फायदा ये छोटी सी लड़की उठा रही थी। अंश नव्या को क्लीन करता उसके बाद उसे अपने गोद में लिए हुए ही नीचे हॉल में चला आता है। हॉल में आकर अंश नव्या अकेली टीवी ऑन कर देता और खुद लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। नव्या अब अंश के ऊपर अपने बॉडी को ही किए हुए टीवी देख रही थी और हंस उसके छोटे से चेहरे को बीच बीच में देखते हुए अपने लैपटॉप पर कम कर रहा था। अंश को काम करते करते डिनर का टाइम हो जाता है तो नव्या की आंखों में अब नींद भर चुकी थी। अर्चना भैया को देखते हुए अब अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और उसे वही टेबल पर रखकर नव्या को पकड़कर उसे अपने गोद में बिठा लेता। नव्या अनुष्का सीने में अपने छोटे से चेहरे को घुसा देता है और आंखें बंद करके सोने लगती है, पर उससे पहले उसके छोटे से चेहरे को अपने सीने से निकाल उसके गालों को धीरे से थपथपाते हुए उससे बोला, बच्चा अभी सोना नहीं है, चलो पहले डिनर कर लो उसके बाद आराम से सो जाना। नव्या अपने नींद भरी आंखें हल्का हल्का खोल दे और अंश की तरफ देखते हैं, पर फिर वह तुरंत ही अपने छोटे छोटे हाथों को अंश के गले में लपेटकर अपने चेहरे को भी अंश के गले में छुपा लेते हैं। सरकार पर गहरी सांस लेता और उसे अपने गोद में लिए हुए हैं डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। डिनर पहले ही तैयार हो चुका था। जाकर अपने चेयर पर बैठता हुआ नव्या को अपनी गोद में ठीक से बैठा लेता है। अंश के बैठते हैं सेफ किचन से खाना लाकर टेबल पर लगने लगते हैं। सारा खान टेबल पर लगाने के बाद वह अंश को सर्व करते हैं। वह सभी एक ही प्लेट में खाना सर्व करते हैं क्योंकि सभी जान देते हैं कि अंश पहले नव्या को ही डिनर करवाता है, उसके बाद उसे प्लेट में खुद खाता है। सेफ अंश को खाना देने के बाद साइड हो जाते हैं तो वह उसकी बाहों में आंखें बंद किए आराम से सो रहे थे। अंश नव्या को देखते हुए अपने सर को हिला देता है। ये लड़की रोज खाने के टाइम पर इसी तरह सो जाया करती है। अंश खाने का निवाला बनता है और उसे नव्या के मुंह के सामने कर देता है, ना वह अपने छोटे समूह को खोलते हुए खाने को अंदर ले लेती है। खाना मुंह में जाते ही नव्या धीरे धीरे अपने छोटे से मुंह को चलाना शुरू कर देती है। काफी देर के मशक्कत के बाद आखिरकार अंश नव्या को खाना खिला ही देता है। अंश नव्या को खाना खिलाने के बाद खुद भी खाता है। डिनर करने के बाद अंश नव्या को लेकर उसके कमरे में चला जाता है। नव्या किसी बंदर के बच्चे की तरह अंश से चुपके हुई थी। अंश उसके कमरे में आता है, उसके बाद वह चेंजिंग रूम में जाकर नव्या के लिए कपड़े लेकर आता है। अंश नव्या के कपड़े लाकर नव्या की तरफ देखा है जिसे वह
जैसे लेट आकर गया था वह इस तरह लेते हुए आराम से सो रही थी। अंश अब कमरे की लाइट बंद कर देता है। पूरे कमरे में अंधेरा छा जाने के बाद अंश नव्या के नाइट ड्रेस को लेकर बेड के पास आता है और अपना हाथ बढ़ाकर अंधेरे में ही नव्या के कपड़े चेंज करता है। हालांकि वह लाइट जले हुए में भी ऐसा कर सकता था, पर वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे नव्या के छोटे से दिमाग पर अभी बुरा असर पड़े। अभी नव्या इन सब के लिए बहुत छोटी थी और उससे इन सब के बारे में सोने देना अंश को बिल्कुल भी सही नहीं लगता। अंश नव्या के कपड़े चेंज करता है, उसके बाद एक नाइट बल्ब ऑन करके नव्या को अच्छी तरह से बेड पर लेट देता है और उसे ब्लैंकेट से कर झुककर नव्या के माथे पर कैसे कर लेता है। उसके बाद अंश नव्या के कमरे से बाहर निकल जाता है। अंश नव्या के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आता है और जाकर सीधा बेड पर लेट जाता है। नव्या को दूसरे कमरे में सोने देना अंश के लिए पहले ही बहुत मुश्किल था, पर वह शादी से पहले कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था और ना ही बस आते से पहले नव्या को अपने कमरे में लाना चाहता था। दूसरी तरफ राजपूत मेंशन दादी माँ और दादाजी दोनों ही डिनर कर अपने कमरे में जा चुके थे और कबीर भी अपने कमरे में सोफे पर बैठा अपना काम कर रहा था। उसे आज मिल जाने का मन था, पर अंश ने साफ साफ से मना कर दिया था, इसलिए उसका मुंह बना हुआ था। कबीर का नव्या से मिलने का बहुत मन था, पर अंश ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, क्योंकि अंश ने कबीर को आने से पहले ही मना कर दिया था। क्योंकि अंश नहीं चाहता था कि कबीर विला भी आए और दादी माँ को जरा सा भी उन पर सकूं, क्योंकि कबीर बहुत कम है विला आता था, क्योंकि आज यहाँ अकेले रहना ही पसंद करता था। उसे अकेले ही सुकून मिलता था, इसलिए अंश बहुत कम है राजपूत मेंशन जाया करता था और कभी कभी दादी माँ और दादरी से मिलने जाता था और एक रात के बाद वह सुबह वापस से विला आ जाता था। दूसरी तरफ विहान का घर। विहान का गुस्सा आज भी उसी तरह रीना पर निकल रहा था। रीना जितना ज्यादा अभियान को रोकने की कोशिश कर रहे थे, विहान उतना ही ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा था और उसका यह अग्रेशन है रीना को तकलीफ दे रहा था। रीना जितना विहान को रोकने की कोशिश करती, विहान उतना ही अपने स्ट्रेंथ यूज कर रहा था। उसे रीना के दर्द और उसके आंसुओं से कोई मतलब नहीं था, यहाँ तक कि उसे रीना से ही कोई मतलब नहीं था। वह तो सिर्फ अपना गुस्सा और अपना दर्द देना को दर्द देकर निकल रहा था। नव्या सिर्फ उसे पसंद ही नहीं बल्कि उसका जुनून बन चुकी थी, और एक ऐसा जुनून जो उसके सर पर चढ़ चुकी थी। पर इन दोनों माँ बेटी की वजह से नव्या घर छोड़कर जा चुकी। विहान का ये गुस्सा रीना से ज्यादा संजना जी पर था। आखिर उसने संजना जी को नव्या की कीमत चुकाई थी। वह ज्यादा तो नव्या को किडनैप करके भी नव्या को अपना बना सकता था, पर वह पूरी रीति रिवाज से नव्या से शादी करके उसे अपना बनाना चाहता था। पर नव्या को देने के बदले में संजना जी ने उसके सामने ये शर्त रखी। उसे औरत ने नव्या की कीमत लगाई थी विहान के सामने, पर विहान को सिर्फ नव्या चाहिए थी, इसलिए उसने नव्या की कीमत देने तक को तैयार हो गया। इनफैक्ट उसने नव्या की कीमत दे भी दी थी, पर संजना जी के कुछ गलतियों और लापरवाहियों की वजह से नव्या शादी के दिन है भाग गई। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू रीडर्स। स्माइल। चैप्टर 15 अंश और नाव्य की नोक झोंक। हेलो हैंड वेविंग फ्रेंड्स। स्माइल। कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यूज देना मत भूलना। अब आगे। सुबह का समय। नव्या आराम से अपने बेड पर सोई हुई थी, तभी उसके कमरे में अंश दाखिल होता है। अंश की नजरें सीधा बेड पर जाती है, क्योंकि वह जानता था इतनी सुबह सुबह उसकी नव्या उठने से रहे। अंश पेट की तरफ देखा है तो नव्या व्हाइट कलर के ब्लैंकेट के अंदर बिल्कुल किसी खरगोश के बच्चे की तरह सिमटकर सो रही थी। नव्या का बस छोटा सा क्यूट सा चेहरा है बाहर था और उसके लंबे बाल बेड से नीचे झूल रहे थे। अंश नव्या की तरफ देख मुस्कुराते हुए अपनों से हिला देता है। उसकी इस शैतान का कुछ नहीं हो सकता था। एक तो ये रातों में बालों को खोलकर सोई थी और ऊपर से अगर रात को नींद टूट जाते थे तो खुद के बालों को देखकर ही यह डर जाती थी। आज हमेशा रात को इसके बालों को बंद कर जाता था, पर जब वह सुबह उसके कमरे में आता तो उसे नव्या के बाल उसके बिखरे हुए देखते थे। अंश बेड के पास जाता है और धीरे से ब्लैंकेट को नव्या के ऊपर से हटता है। नव्या आप भी उसी तरह आराम से सो रही थी तो अंश धीरे से नव्या के गालों को छूता है। नव्या की स्किन बहुत ही सॉफ्ट थे और अंश के हल्के से छूने से उसके गालों पर अंश के उंगलियों के निशान छप जाया करते थे। अंश नव्या के पास बैठकर नव्या के गालों को धीरे धीरे सहलाते हुए नव्या को जगाने लगता है। अंश के जागने की वजह से कसमसाती है, पर वह अपनी आंखें नहीं खोलती। उल्टा वह करवट लेकर दोबारा से सो जाती है।
अंश नव्या को दोबारा से सोते देखा। नव्या को इस बार अपनी तरफ पलटता है और नव्या के छोटे से चेहरे को अपने हथेलियां में भरते हुए बोला, बच्चा गेट अप देखो, सुबह हो गई है और अब तुम्हारे क्लासेस के टाइम भी हो गए हैं, चलो उठो, ब्रेकफास्ट करके तो मैं मेडिसिन भी लेनी है। अंश के भर भर जागने की वजह से नब्बे धीरे धीरे अपनी नीली आंखें खोल देते हैं और वह अपनी नींद भरी आंखों से अंश की तरफ देखती है तो अंश उसे भाव से पकड़कर बेड पर बिठा देता है तो नव्या अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखें रब करने लगती है। अंश नव्या को देखा है जब नब्बे अपने आंखों से हाथों को हटा लेती है तब अंश आगे बढ़कर फिर से उसे अपनी गोद में उठा था और इस पर उसे लेकर बाथरूम में चला जाता है। न वह अभी कुछ नहीं बोलते और वह अपने छोटे से सर को अंश के कंधे पर टिककर वापस से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अंश नव्या को काउंटर पर बिठाकर उसके हाथों में ब्रश पड़ते हुए खुद जाकर बाथ टब भरने लगता है। नव्या अपने छोटे हाथों में ब्रश को देखते हैं फिर अंश की तरफ देखती है जो इस समय उसके लिए बाथ टब रेडी कर रहा था। नव्या अंश की तरह देखते हुए धीरे धीरे अपने दांतों को ब्रश करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब अंश पानी का लेवल और टेम्परेचर चेक कर लेता है उसके बाद वापस से नव्या की तरफ आता है। अंश नव्या के पास आता है और उसके बाद नव्या के मुंह से उसके ब्रश को निकलता है जो ब्रश कम करे तो और ब्रश को अपने मुंह में लेना दांतों से चाबा ज्यादा रही थी। ब्रश निकाल कर उसे धोकर एक साइड रखता है। उसके बाद नव्या के मुंह को भी वॉश करवाता है। थोड़ी देर बाद अंश नव्या को लेकर बाथरूम से बाहर आता है। नव्या इस समय पिंक कलर के टॉवल में लिपटी अंश की गोद में थी और बिल्कुल किसी बंदर के बच्चे की तरह आज के सीने से चिपकी हुई थी। अंश नव्या को लेकर बाहर आता है उसके बाद उसे लेकर चेंजिंग रूम में जाता है। नव्या के सारे कपड़े निकालने के बाद अंश उसे देते हुए बोला, बच्चा जल्दी से रेडी होकर बाहर आओ। अंश उसके कपड़ों को वहीं शेर पर रखकर को चेंजिंग रूम से बाहर आ जाता है। नव्या उनका फोटो देखते हैं उसके पास जल्दी से चेंज करके भागते हुए बाहर आते हो। अंश रूम में ही ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा होगा अपने बिजनेस सूट को सही कर रहा था जो कि अब तक नव्या को तैयार करने की वजह से उसे पर सिलवाते पड़ गई थी। भले अंश को पूरी तरह से सब चीज क्लीन चाहिए होता था पर जब से ना प्यार उसके साथ में आई है उसे तो जैसे इन सब के आदत से होने लगी है और नव्या के पैसे से अगर उसके कपड़े गंदे होते हुए थे तो फिर अंश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। नव्या के बाहर आने के बाद अंश नव्या के बालों को समेटकर उसे हाई पोनी में बांध देता है। उसके बाद नव्या को लेकर कमरे से बाहर आ जाता है। अंश नव्या को लेकर सीधा डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। अंश के लिए ब्रेकफास्ट पहले से ही रेडी था। सभी अंश के आने के टाइम से अच्छी तरह से वाकिफ थे। अंश हर दिन नव्या को अपने साथ लेकर ही नीचे आता था। अंश नव्या को अपनी गोद में लेकर चेयर पर बैठता है। शेफ नव्या और अंश दोनों को ही ब्रेकफास्ट सर्व कहते हैं। अंश नव्या को खिला है उसके बाद फिर खुद भी ब्रेकफास्ट कर नव्या को लेकर वापस के कमरे में जाता है और उसे बेड पर बैठा कर साइड टेबल से नव्या की मेडिसिन उठना है उसे नव्या को खिला है। उसके बाद उसके माथे पर प्यार से किसका उसके छोटे से चेहरे को सहलाते हुए बोला, कोई शैतानी नहीं बच्चा, अपने स्टडी करने के बाद तुम थोड़ी देर आराम कर लेना, ओके, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। नव्या अंश की बात सुनकर अपनी टिमटिमाते की आंखों से आंसू को देखते हुए अपने छोटे से सर को हिला देती है। अंश नव्या के बालों को चलता है उसके पास फिर नव्या के कमरे से निकल जाता है। अंश ऑफिस चला जाता है और नव्या अपने कमरे में पढ़ाई करने लगती है। विहान का घर। विहान आज भी सुबह सुबह ही घर से जा चुका था। विहान हर दिन रात को लेट से आता था और आते हैं उसका गुस्सा रीना पर फूट पड़ता था और सुबह वह जल्दी ही घर से चला जाया करता था। इधर कमरे में आज भी रीना की हालत खराब थी। वह बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। उसे अपनी बॉडी भी मूव करने में दर्द महसूस हो रहा था पर रीना को कैसे भी करके अकेले ही रेडी होना ही था क्योंकि बिहार में अपने घर के सारे सर्वेंट को साफ साफ बोल रखा था कि कोई भी उसके कमरे में नहीं जाएगा और ना ही कोई रीना की किसी भी चीज में मदद करेगा। इसलिए कोई भी विहान के कमरे में नहीं जाता था। यहाँ तक कि बिहार के जाने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके कमरे में जाए और ना ही कोई रीना से बात करता था। कभी नाम को यहाँ बहुत ही अकेला महसूस होता था पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। रीना जैसे तैसे हिम्मत करके पेट से उठती है और अपने काम पर पैरों के साथ बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। रीना से चला भी नहीं जा रहा था फिर भी दीवार के सहारे बाथरूम तक पहुंच जाती है। कुछ देर बाद रीना बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आती है। गर्म पानी से बात लेने के बाद रीना को थोड़ा आराम महसूस हो रहा था। वह धीरे धीरे करके नीचे हॉल में आ जाती है। रीना हॉल में आकर ट्रेनिंग एरिया की तरफ जाती है। वहां उसके लिए ब्रेकफास्ट पहले से ही तैयार था। रीना अपना ब्रेकफास्ट करती है और चुपचाप वापस अपने कमरे में आ जाती है। शाम का समय।
अंश ऑफिस से घर आता है। आज नव्या कमरे से बाहर नहीं आए थे। अंश सीधा ऊपर चला जाता है। अंश ऊपर आकर देखा है तो नब्बे के रूम का दरवाजा अभी भी बंद था, तो अंश अपने कमरे में ना जाकर नव्या की कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अंश जैसे ही नव्या के कमरे में घुसता है वह देखता है कि नव्या इस समय आराम से सो रही थी। नव्या को सोता देख अंश नव्या को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता और नव्या के कमरे से निकाल कर अपने कमरे में चला आता है। टू बी कंटिन्यू।